बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे हम। उम्मीद है आपने सबने ये पेपर अटैम्प्ट कर लिया होगा। इसमें एक न्यूज़ है आपके लिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है स्पेशली एसडीईओ का, तो वो इंशाल्लाह 14 दिसंबर का सुन रहे हैं कि हो जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट देखी होंगी, तो इस न्यूज़ में कुछ सदाकत नज़र आती है। और ऐसे के हवाले से बात चली थी कि नहीं होगा, कोई एमसीक्यूज़ टाइपिंग इंग्लिश का पेपर होगा, तो इसके हवाले से अभी तक पीपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अगर इस तरह का होता तो कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता। इसका मतलब ये है कि ऐसे का पेपर होगा। ठीक है, तो अपना फोकस करें। 14 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह अगर होता है तो वो दोनों होंगे, आपके जीके वाला पेपर भी होगा और साथ में आपका ये ऐसे भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना दोनों चीज़ों को ठीक करें। जो लोग तैयारी कर रहे थे एसडीओ के लिए, तो वो अपना जो जीके का पोर्शन है वो ठीक कर ले। चलें जी, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट। तो पहले कौन सा हुआ? चाइना में रेवोल्यूशन कब आया? 1949 को आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को आया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 को आया। आगे नन ऑफ दीस है, तो इनमें से कौन सा इवेंट पहले हो रहा है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पहले हो रहा है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हु वाज कॉल्ड अ मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है ये कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट को। मतलब है कि आप कह लें कि ऐसा बंदा जिसे डिवाइन कुदरत नेचर चला रही हो, जिसके ऊपर नेचर मेहरबान हो, इस तरह से कह सकते हैं। इसकी बहुत सारी जो विक्ट्री थी यूरोप में जंगों में, इसकी प्लानिंग, इसने वैसे काम भी बहुत ज़बरदस्त किए थे। मतलब रिफॉर्म्स के हवाले से आर्मी के अंदर ये जो कोर सिस्टम है, ब्रिगेड सिस्टम है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये एक ज़बरदस्त आदमी था, लेकिन इसका एंड अच्छा नहीं हुआ। वार ऑफ वाटरलो ये हार गया, लेकिन उससे पहले इसने तकरीबन पूरे यूरोप को फतह कर लिया हुआ था और एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के तौर पे इसने अपना टाइम गुजारा था। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कश्मीर रीजन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को देखें तो न्यू एस्टेब्लिश्ड का कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आपको कि जो कश्मीर रीजन है, यहाँ पे इंडियन कश्मीर की बात हो रही है। तो उसके दो रीजन हैं, एक है हमारे पास जम्मू का इलाका और एक कश्मीर का इलाका। जम्मू और कश्मीर दो डिवीजन कह लें आप, दो जोन्स कह लें, उसमें तकसीम किया गया है। पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसकी डिवीजन जो है वो 3 है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं मेंशन हो स्टेटमेंट में, हो सकता है पेपर के अंदर मेंशन हो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1999 के अंदर जो है ना जी ये बनाया गया था। इसे ऐसे याद कर ले। आगे चलते हैं जी। विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो इस वक्त जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है। सबसे पहले जो है आप ये देखेंगे 1787 को तकरीबन जो है ना ये बनाया गया था। 88 में से रेटिफाई किया गया, 89 में से इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो जेम्स मेडिसन साहब ने लिखा था फिलाडेल्फिया में। वहाँ पूछता है ये भी सवाल। तो ये सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है जो अभी तक चल रहा है अभी तक। ठीक है, यूके का सच नहीं है वो मतलब है कि मैग्ना कार्टा है उनका मेन। ऑन द प्ली ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूएस लेड फोर्सेज ऑफ इन्वेडेड इराक ऑन। तो यूएस लेड फोर्सेज जो थी नेटो की, यहाँ पे नेटो होना चाहिए, तो कब इन्होंने जो है इराक पे हमला किया था? तो आप ये देखेंगे 2003 के अंदर इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, 20 मार्च 2003 को इन्होंने इराक पे अटैक किया था। इल्ज़ाम यह लगाया था कि इनके पास ख़तरनाक किस्म के केमिकल वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं,
बाद में एक बयान दिया जी हमसे गलतफहमी हो गई थी, तो तुमने पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इराक में, इराक को पूरे को तबाह कर दिया, गलती हो गई थी। गलती हो गई ये क्या है कि जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी, आपने जान छुड़ा ली। इतने लोग जो वहां मारे गए, बेघर हुए, पूरे का पूरा इराक तबाह हुआ, कौन जिम्मेदार है उसका? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैयाद हु बिकेम कैलिफ इन स्पेन, तो अब्दुर्रहमान फर्स्ट हैं। 750 के अंदर जो हमारी मेन लैंड थी दमिश्क, जिसका सेंटर था, बनो उमैया की वहाँ गवर्नमेंट थी ना, तो मरवान सेकंड था रूलर, वो मारा गया। तो इनसे हुकूमत छीन ली किसने? बनु अब्बास ने। उमैयों से हुकूमत किसने छीन ली? बनु अब्बास ने छीन ली, और अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी, अब्बासी गवर्नमेंट की बुनियाद रखी। लेकिन उनमें से एक लड़का जो है ना बच के भाग गया यहाँ से, और वो किधर पहुंचा? स्पेन पहुंचा। किधर पहुंचा? स्पेन में पहुंचा। अपने भाई के साथ भागा था, ये समंदर में इन्होंने छलांग लगा दी थी, दरिया में, दरिया में। ठीक है, तो एक भाई मर गया था उसी में, ये बच के निकल गया था, और ये पहुंचा कहाँ तक? स्पेन तक। ठीक है, इस तरह से जो है ना जी कहा जाता है कि इन्होंने फिर वहाँ प्रॉपर अपने मामू के पास पहुंचा, और फिर प्रॉपर इसने वहाँ गवर्नमेंट बनाई। तो 756 की बात है ये, 756 से लेकर 788 तक ये रहा। बनु उमैया में से था। बनु उमैया की हुकूमत यहाँ खत्म हो गई थी मेनलैंड में, स्पेन में इन्होंने आगे चलाई रखी थी। 1392 तक चली थी। अभी पूछता है स्पेन में कब तक रही? 1392 तक, 1392 तक वहां पे रही थी। 1392, 1492, 1492 तक, 1492 तक वहां पे हुकूमत रही मुसलमानों की, यूरोप में बनु उमैया की। In 1939 the non-aggression pact was signed between Soviet Union and Germany. जर्मनी में आया वो था हिटलर। जर्मनी में कौन था? हिटलर था। हिटलर का और इसके साथ मुआहदा हुआ रशिया के साथ ही, हम आपके आपस में दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हिटलर ने जब देखा ना, हिटलर ने कहा कि मैंने तो पूरा यूरोप फतह कर लिया, सारा कर भी लिया था उसने, ताकतवर पर्सनैलिटी के तौर पे बन के उभरा था। लेकिन हिटलर की मत मारी गई थी, उसने फिर क्या किया? रशिया पे भी अटैक कर दिया। इस वजह से हिटलर जब वहां से वापस आया, उसकी आधी फौज मर गई थी सर्दी में, बाकी जो फौज थी वो नकारा हो चुकी थी, लड़ ही नहीं पाई, इसीलिए हिटलर मारा गया। हिटलर की और नेपोलियन की जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उन्होंने रशिया पे हमला कर दिया था। रशिया में सारी बर्फ है, इतना बड़ा मुल्क है, उसके कैपिटल को या उसको हम कभी कोई दुनिया का कंट्री क्या है उसे फतह कर ही नहीं सकता। लैंड इतनी बड़ी है ना, ठीक है, थोड़ी सी जगह हो तो आप उस पर कब्जा कर लेंगे, इतनी बड़ी एरिया वो कैसे आप करेंगे? तो इसलिए जो है वो गलती थी इनकी, जिस वजह से ये मारे गए, बाद में वापस आकर सर्वाइव नहीं कर सके। जर्मनी के साथ मुआहदा था इनका, इसने जर्मनी ने मुआहदा तोड़ दिया था हिटलर ने। जब द फॉलोइंग 16-year-old गर्ल बिकेम फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर, तो एवा मर्तो थी ये जी, कुछ अरसे के लिए इन्हें बनाया गया था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड, तो ये सऊदी अरेबिया। ठीक है, ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया, ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी सऊदी अरेबिया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी ये सबसे आगे है। उसके बाद फिर ईरान है ये। रॉगर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल एंड एंड्रिया गैस अवार्डेड नोबेल प्राइज। ये 2020 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था, इन्होंने ब्लैक होल पे काम किया था। तो ये उस वक्त का सवाल है, इतने मुश्किल से नाम जो पढ़े नहीं जा रहे, याद क्या होंगे? ठीक है, बस इसमें से कोई आप रॉजर याद कर लें, सिर्फ यहाँ से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, या यहाँ से एंड्रिया याद कर लें, कोई एक आधा नाम से निशानी लगा लें ताकि आप ये कर पाएँ। 2020 में ये दिए गए थे नोबेल प्राइज। When did Cyprus gain independence from Britain? तो साइप्रस ने बरतानिया से कब आज़ादी हासिल की थी? सवाल ये पूछा गया 1960 के अंदर। साइप्रस का कैपिटल पूछता है निकोसिया। निकोसिया जो है इनका कैपिटल है। साइप्रस हजरत उस्मान के दौर में फतह हुआ था 28 हिजरी को। ये सवाल बनता है 28 हिजरी को उर्दू में से किब्रस कहते हैं, किब्रस का जजीरा। 28 हिजरी को हजरत उस्मान के दौर में हजरत अमीर मुआविया साहब ने क्या किया था जी, ने फतह किया था। द सबरा एंड शतीला
खैर इज इन सितंबर 1982 टुक प्लेस इन विच कंट्री थी पूछा गया, याद रखना शबरा और शतीला। शबरा और शतीला जो है ये जगह है बेसिकली लेबनान के अंदर। तो हुआ ये था कि भैया हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे ये लेबनान है, लेबनान के नीचे क्या इसराइल है। लास्ट लेक्चर में होता इसराइल ने हमला करके लेबनान के जो साधन हिस्सा उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ फलस्तीनियों के कैंप थे ना, फलस्तीनियों के जो कैंप लगे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, वहां से वो कहते थे दहशतगर्दी हो रही है जी, मेरे ऊपर हमला होता है। तो इसने क्या क्या अटैक कर दिया लेबनान पे। तो यहाँ पे जो है ना जी ये 1982 के अंदर शबरा और शतीला पे जो कैंप थे वहाँ पे जो है ना फलस्तीनियों के, और उसमें कुछ लेबनान के लोग भी थे, कोई 3500 के करीब लोग थे जिन्हें इसराइल की फोर्स ने घेरा डाला, और घेरा डाल के जो है ना उनका कत्लेआम किया, उनका रेप किया गया औरतों का, उन्हें सारों को मारा गया। 40 दिन तक ये कत्लेआम चलता रहा और दुनिया खामोश तमाशाई देखती रही। जो फेमिनिज्म और जो है ना औरतों के हकूक और बड़ी जो कहानियां जो सुनाई जाती हैं आपको, इसराइल पे आके सारी ये खत्म हो जाती है। ठीक है, 3500 लोग वो कत्ल किया गया, जिबा किया गया, उनकी औरतों के साथ रेप किया गया। इंटरनेशनली रिपोर्ट्स मौजूद हैं इसके ऊपर। तो इसराइल ने ये किया था लेबनान के अंदर, क्योंकि वो फलस्तीनी थे और कुछ उसमें लेबनानी भी लोग शामिल थे जिनके साथ ये जाती हुई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन टर्की। टर्की के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनाया गया 2022 में इसे बनाया गया था। तो ये डार्डनल स्ट्रेट के ऊपर बनाया गया। किस पे? डार्डनल स्ट्रेट। डार्डनल स्ट्रेट की एक तरफ क्या है जी, यूरोप है, दूसरी तरफ क्या है जी, एशिया है, मतलब तुर्की है। एशिया का मतलब यहाँ टर्की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी ये मौजूद है डार्डनल स्ट्रेट, पतली सी तंग पट्टी। इसके एक तरफ यहाँ हमारे पास जो है ना जी देखें एजियन सी मौजूद है, पूछता है एजियन सी, और दूसरी तरफ है हमारे पास सियाफ मरमरा, MAR सियाफ मरमरा, और एजियन सी को मिलाती है डार्डनल स्ट्रेट और सेपरेट करती है यूरोप को तुर्की से या एशिया से। तो यहाँ पे बनाया गया था सस्पेंशन, वर्ल्ड सस्पेंशन सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है चनकाली ब्रिज। चनकाली ब्रिज इसका नाम है, इस तरह से 1915 चनकाली ब्रिज। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो अल्जीरिया मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर में। अल्जीरिया सबसे बड़ा मुल्क है अफ्रीका का, रकबे के लिहाज से, और नाइजीरिया है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क अफ्रीका का। ठीक है, सीरिया तो अफ्रीका का है ही नहीं, सूडान चले अफ्रीका का, सीरिया तो एशिया का है ना, तो वैसे ही निकल गया बाहर। नमल लेक आपको पता है मियाँ वाली में है, कंट्री का पूछा हुआ तो पाकिस्तान है। मियाँ वाली में नमल यूनिवर्सिटी और नमल जो है ना जी लेक। आज हमारे पास ग्लासाइटेशन, ग्लेसाइटेशन जो है ये बेसिकली जो ग्लेशियर्स बनते हैं उनके बनने का प्रोसेस है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस है जी? बरियल एंड मेटामॉर्फिज्म ऑफ स्नो। स्नो क्या होती है? जम एक तह के ऊपर तह लगती चली जाती है, जमती चली जाती है, एक दूसरे के ऊपर कंपेंशन होती है, दबाव होता है, उससे क्या बनती है जी? बस एक दूसरे के ऊपर दफन होती चली जाती है, तो हमारे पास क्या बनती हैं जी? ग्लेशियर्स बनती हैं। क्रुशियो करंट का पूछा हुआ थी जापान के साधारण साइड से, साधारण साइड से इस तरह से हमारे पास अगर जापान है ये करंट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, साधारण साइड से उठता है ये ऐसे, और ये फिर इधर की तरफ जाता है। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1966, तो इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछता है 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था, और ये था जी हमारे पास यहाँ पे वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर मारा गया, खुशी से मर गया था। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो था उसका नाम भी था, नेहरू के बाद आया था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल
बहादुर शास्त्री, ये था जो उनका प्राइम मिनिस्टर। उनके दरमियान में हुआ था 16 जनवरी 1966 को। इसके तहत जो हमारी जंग थी 1965 वाली वो खत्म हुई थी। रशिया ने क्या कहते हैं इसमें मीडिएशन की थी, ताशकंद उस वक्त रशिया का हिस्सा था। वेयर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि कराची के अंदर पहुंचा था लॉर्ड माउंटबेटन और 14 अगस्त 1947 को उसने पाकिस्तान की असेंबली से खिताब किया था और ऐलान किया था कि आज से पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसीलिए हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। अगले दिन वो पहुंचा इंडिया, अगले दिन वो इंडिया पहुंचा और इंडिया जाके उनकी असेंबली से खिताब किया उसने 15 अगस्त 1947 को। इंडिया आज भी क्या करता है 15 अगस्त को मनाता है, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंस डे। मीरानी डैम जो है दश्त रिवर के अंदर, ये मकरान और तुर्बत के आसपास कहीं पे मौजूद है हमारे पास। दश्त रिवर के ऊपर बना हुआ दश्त रिवर आपको पता है हमारे पास, ये बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की बात हो रही है। कायद आजम जिन्ना द स्टोरी ऑफ आवर नेशन इज बायोग्राफी ऑफ कायद आजम, तो जी अलाना, कायद आजम जिन्ना, जिन्ना से जी अलाना, तो इस बंदे ने लिखी थी ये बुक जी जिन्ना साहब के ऊपर, स्टोरी ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये किसने लिखी? जी अलाना ने लिखी। डीआरके सिस्टम जो था इसका पूछा है जी, इंट्रोड्यूस करवाया था कब जी? 1919 के अंदर। डीआरके सिस्टम था क्या? डीआरके सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट। इस तरह से अभी हमारे पास सीएम साहिबा हैं और गवर्नर पंजाब हैं जी सलीम हैदर खान होती, और सीएम साहिबा कौन है जी? मरियम नवाज साहिबा है। मरियम नवाज साहिबा की अपनी एक मिनिस्टरों की क्या है जी, एक पूरी की पूरी कैबिनेट है, मतलब उनके वजीर होते हैं साथ में, कोई हेल्थ का है, कोई एजुकेशन का है, कोई ठीक है जी बिजनेस का है, मुख्तलिफ वजीरों की एक पूरी की पूरी आपको फौज मिलेगी सीएम के साथ, कोई भी सीएम हो, ठीक है। जबकि वो जो गवर्नर है सलीम हैदर खान होती साहब, उसकी कोई अपनी कैबिनेट नहीं, उसका कोई वजीर कोई नहीं है, वन मैन शो है, उसका स्टाफ ज़रूर होगा, वजीर नहीं होंगे वो, ठीक है। जो गवर्नर होता है किसी भी सूबे का, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पूछ लेता है कभी कभार, कॉन्स्टिट्यूशनली सूबे को कौन हेड करता है? गवर्नर करता है। कोई भी सूबा कानून बनाएगा, सूबाई असेंबली, उसे गवर्नर साइन करेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे असेंबली, नेशनल असेंबली या सेनेट कोई बिल के बाद फाइनली जो बिल होता है उसमें सदर दस्तखत करता है। सूबे के अंदर जो सदर का नुमाइंदा होता है वो गवर्नर होता है, उसकी अपनी कैबिनेट नहीं होती, ठीक है। जबकि सूबे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, दो लफ्ज यूज करेगा। जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा सूबे का वो सीएम होगा या होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है सूबे का वो चीफ सेक्रेटरी होता है। सवाल पूछा गया, चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, पूरे सूबे को हेड करता है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? सीएम होगा, ठीक है। तो बात चली थी डीआरके सिस्टम की। डीआरके सिस्टम में डुअल सिस्टम था, सीएम की अपनी कैबिनेट थी और गवर्नर की अपनी कैबिनेट थी, उसके भी वजीर मुशीर हैं, उसके भी वजीर मुशीर हैं। तो ये तजर्बा किया गया 1919 के कानून के अंदर, और 1935 के कानून में इसे ख़त्म कर दिया गया सूबों में से, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1921 में, ख़त्म हुआ 1937 में। ये पूछे गए सवाल, इम्प्लीमेंट कब हुआ? कानून कौन सा था? 1919 का था जब इसे लाया गया, जिस कानून के अंदर 1935 के कानून में से ख़त्म किया गया डीआरके सिस्टम को। इसमें इम्प्लीमेंट किया गया 1921 के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म की गई 1937, प्रैक्टिकल जो हुआ, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने इसका तजर्बा किया था, बुरा तजर्बा था। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह पढ़ेंगे, जिसे खुशवंत सिंह साहब ने लिखी थी, ये मशहूर, ये सिख राइटर है, इसने बहुत सारी किताब लिखी है, ठीक है। इसके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, आप सर्च करके इसकी बाकी किताबें भी एक दो ऐड कर लीजिएगा। इन हुज रिजीम द फर्स्ट सेंसस वाज अंडरटेकन इन इंडिया, तो पहली जो सेंसस है ये लॉर्ड मियो के दरमियान में, कब? 1872 के अंदर शुरू करवाई थी इसने। मुकम्मल नहीं करवा पाया था, ये मर गया था, इसे गोली मार दी थी। पूछता है किसने मारी थी? शेर अली अफरीदी ने गोली मार दी थी इसे, गोली नहीं कह रहा हूँ, छुरी से मार दिया था, कत्ल कर दिया था शेर अली अफरीदी। ये पूछता है सवाल कि कौन सा वासर इंडिया का जो है ना जी, आप कहेंगे
वायसराय कहेंगे, हाँ कौन सा इंडिया का वायसराय था जिसे हिंदुस्तान में कत्ल कर दिया गया, तो यही था वो लॉर्ड म्यू। इसे शेर अली अफरीदी ने छुरियां मार के कत्ल कर दिया था। शेर अली अफरीदी खतरनाक किस्म का कैदी था, अफगान वार से लाया गया। इसे कैद किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये जो जनाब आए लॉर्ड म्यू साहब वायसराय 69 में आए थे, ये उन्होंने कहा जी मैं विजिट करता हूँ जी जेलों का। विजिट करने के लिए गए, उसे किसी ने खबर मिल गई कि लॉर्ड म्यू आ रहा है। उसने अपने साथ छुरी रखी हुई थी। जैसे जाके मिलते हैं कैदियों से सलाम दुआ करते हैं, जेस्चर दे रहे होते हैं जी, बोला अच्छा हम आपको जो है जी, वहाँ उसके पास छुरी थी, उसने ऐसे 2-3 जो है ना जी वार किए। तो लॉर्ड म्यू साहब को जहाज़ में, समुद्र का जहाज़ पे गए हुए थे, तो वहाँ से आइलैंड है ना समुद्र में, वापस लाते लाते रास्ते में ये मर गया। ठीक है, तो ये इसने 1972 में मरदमशुमारी शुरू करवाई थी, लेकिन ये मुकम्मल नहीं करवा पाया था। कंप्लीट जो हुई थी वो 1881 में दोबारा से करवाई गई थी। 1881 में पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई हिंदुस्तान में मुकम्मल। ठीक है, तो ये किसका दौर था? लॉर्ड रिपन का दौर था। 81 का कौन सा साल था? रिपन, लॉर्ड रिपन के दौर में जो है जी बाकायदा हुई थी मुकम्मल, रिपन के दौर में। ठीक है, रिपन का दौर था जी 1880 से लेके 1884 84 तक। 84 में डफर आ गया था। ठीक है, तो उसने कहा हुज रेजिम फर्स्ट सेंसस वाज अंडरटेकन इन इंडिया। तो पहली जो हुई किसके दौर में हुई? लॉर्ड म्यू ने शुरू करवाई थी। ये ठीक होना चाहिए, लॉर्ड म्यू 1872 में। अ सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर हाउ मैनी ईयर। तो 6 साल के लिए होता है सेनेटर जो होता है पाकिस्तान में, 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। मेरे ख्याल से तो मेरा वैसे मशवरा है, मानना तो किसी ने नहीं है। तो सेनेटर जो हैं ये इनका कोई ऐसा फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आवाम इसे इलेक्ट कर नहीं सकती। तो आपको पता है किस तरह के पैसे चलती हैं, तो इसे जो है ख़त्म ही कर देना चाहिए। बोझ ही है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उसका फ़ायदा तो सच हो नहीं रहा है। आपके सामने सूरत हाल है। सेनेटर जो है, क्योंकि आवाम देखिए MNA MP है, उसे MNA वोट आवाम डायरेक्टली वोट करती है, वो समझ आती है चाहे। हाँ, ये अलग बात है कि क्या होता है, कभी तो ठीक हो जाएगा ना। सेनेटर है जो, या तो इसके चूज़ करने का जो तरीक़ाकार है उसे चेंज किया जाए। ठीक है जी, इसमें कोई जो है ना जी आवाम की तरफ से कोई चीज़ डाली जाए कि आवाम उसमें अपनी जो इनपुट है वो दे। चलें जी आगे चलते हैं। मैंने इंडिया नेक्स्ट जूनागढ़, तो जूनागढ़ पे इंडिया ने कब हमला किया? 20 फरवरी 1948 को इंडिया ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया। जबकि जूनागढ़ ने पाकिस्तान से ला कब किया था? 15 अगस्त 1947 को, मतलब अगले ही दिन उसने पाकिस्तान से ला करने की ऐलान कर दिया और पाकिस्तान को बाकायदा मुरासला लिख के भेज दिया। हमने उसे अपने साथ शामिल नहीं किया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने रखा, हमने बाद में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उससे उसी दौरान इंडिया ने क्या किया? उस पर कब्जा कर लिया हमला करके। ठीक है, ये दोनों सवाल बने हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा? फाटा का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो एजेंसी है, वो कौन सी है? बाजौड़ है। किसके हवाले से? पॉपुलेशन के हिसाब से, रकबे के हिसाब से जो है वो साउथ वजीरिस्तान है। पूछता है साउथ वजीरिस्तान जो है, इसका कैपिटल भी पूछता है वाना। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है बेटा, यूट्यूब पे पड़ी है इनके बारे में, फाटा के हवाले से। तो ये साउथ वजीरिस्तान सबसे बड़ी है, जिसका कैपिटल वाना है। ये है रकबे के लिहाज से, ये आबादी के लिहाज से बाजौड़। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु वाज द वायसराय इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो कौन था जी? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ना जी 1936 में आया था, 1943 तक ये रहा, ज़्यादातर टाइम में यही था। तो इसी का पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, सबसे लंबा टेन्योर है इसका एज ए वायसराय, ये भी सवाल बनता है। लार्जेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो का है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको पता है कौन आया था जी? वेवल आ गया था। वेवल तो खैर ऑप्शन में ही नहीं है, लॉर्ड वेवल आ गया था। तो वेवल भी रहा जंग के दौरान, 43 से अनवर्ड वेवल ही था, 45 तक, बल्कि 47 तक। ठीक है, लेकिन वो लॉर्ड लिनलिथगो का पूछना चाह रहा है, जिसका सबसे लंबा टेन्योर है, जंग की वजह से घर नहीं भेजा गया था। पाकिस्तान साउथ इकोनॉमिक कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो सन 2000 का जो साल है, इसका मैंने रेफरेंस ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो कहीं नहीं मिला। आप इसे देखिएगा, अगर पास पेपर का सवाल है आप देखिएगा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन हाउ मैनी प्रोविंस, 1940 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कितने सूबों में गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये इसमें बेसिकली जो है ना जी आप देखेंगे 1936 37 करना चाहिए इसे, इसमें करना चाहिए इसे। ठीक है, इसका सवाल बनता है कितने सूबों में, 8 सूबों में बनाई थी, 7 में इनकी क्लियर मेजॉरिटी थी और 8वें में इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, बाकी जो मतलब है कि पार्टीज थी उनके साथ मिलके। एग्जैक्ट सवाल इस तरह से है। ठीक है, 8 इसका आंसर क्या है, 8 है। इन द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 80 सोल्जर्स वर डिसोबेड कर्नल समेत। ये बेसिकली क्या है, जब बगावत शुरू हुई थी ना मेरठ से, जो सोल्जर थे जिन्होंने 80 सोल्जर थे जिन्होंने इनकार कर दिया था जनरल साहब जो थे उनके हुक्म मानने का। जनरल साहब का हुक्म क्या था, वो जो गोली थी कारतूस जो था वो लगा के फायर करना था। नई गोली आई थी जिसके ऊपर सुअर का और गाय की चर्बी को लगाया गया था। वो कारतूस खोलना होता था, वो मुंह को लगता था गोश्त। मुसलमान के लिए सुअर हराम है और हिंदू के लिए गाय के हराम है। बेसिकली ह्यूमिलिएशन करने के लिए वो जानबूझ के लाए गए थे ताकि जो हिंदुस्तानियों की जो गैरत है थोड़ी बहुत मजहब के वाले से वो भी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन वहाँ जो फौजी थे उन्होंने कहा नहीं करेंगे, उन्होंने बगावत कर दी थी, डिसोबे करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वहीं गोली चल गई थी और वहीं से फिर आज़ादी की तहरीक चल पड़ी थी। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आफ्टर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जरा 1962 में प्रेसिडेंट से सारे इख्तियार किसके पास थे, प्रेसिडेंट के पास थे। अयूब खान था ना, अयूब ने अपने पास रख लिए थे सारे, अपने लिए कानून बनाया था उसने बेसिकली। 56 में सारे इख्तियार किसके पास थे, पार्लियामेंट के पास थे। 73 में भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यार लिखने के लिए तो है ना। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में तो यही है ना कि जो सुप्रीम है वो कौन है, पार्लियामेंट है। एक्चुअल में हो ना हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। पीरपुर रिपोर्ट है वाज गिवन बाय 1938। तो पीरपुर रिपोर्ट जो है कब, 1938 में दी थी किसने, राजा सैयद मेहदी ने। क्या थी, हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की वजारतें थी, कांग्रेस की जो वजारतें थी उसके दौरान मुसलमानों पर जो जुल्म किए गए। कांग्रेस की वजारतें 37 से लेके 39 तक थी, 1937 से 39 तक। उस दौरान मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया हिंदुओं की तरफ से, कहीं पे गोश्त के वजह से मुसलमानों को मारा गया, गाय काटने पे, कहीं पे मस्जिद के अंदर अजान देने पे, तो वो उस दौरान जो सारा जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर, तो उसके ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट थी जो कि राजा सैयद मेहदी ने बना के जिन्ना साहब को पेश की थी 1938 में। विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो है ये बेसिकली देखें ज़रा, अच्छा पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, जितने भी कानून बनाए पाकिस्तान में या बनाए गए, उसकी जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को करार दिया गया। ठीक है, कोई भी कानून बनेगा वो इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं होगा। इसमें चंद एक प्रिंसिपल सेट किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, तो मतलब कुछ चीज़ें बनाई गई कि जो भी कानून बनेगा वो इसके मुताबिक बनेगा, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बेसिकली जो मैग्ना कार्टा है ये 1215 में पूछता है, ये भी यूके के अंदर। यूके में जो बादशाह सलामत थे ना वो आले नाल थे, कानून उनके ऊपर अमल नहीं करता था, कानून उनसे दूर था, जो वो कह देते थे वो कानून हुआ करता था। तो 1215 के अंदर जो है ना जी सारों ने मिलके क्या किया जी, एक कोशिश की, एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसके तहत जो बादशाह सलामत थे, जो किंग था, उसे कानून के अंदर लाया गया। पहली बार कहा गया कि जी बादशाह सलामत से भी सवाल पूछा जा सकता है, वो भी कानून के अंदर है, उसके तहत रह के काम करेगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैग्ना कार्टा कहलाता है, बरतानिया का है ये। ठीक है, तो पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा। जितने भी कानून बनेंगे वो इसके तहत बनेंगे। पंजाब बाउंड्री फोर्स वाज डिसबैंड बाय द ऑर्डर ऑफ बोथ गवर्नर जनरल का ऑप्शन मौजूद होगा। तो दोनों गवर्नर जनरल मतलब जिन्ना साहब थे एक साइड में और दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। दोनों के जो है ना जी आप जब देखेंगे क्यों बनाई गई थी कि ताकि लोग आराम से इज़्ज़त के साथ कत्ल वारत ना हो, वो हिजरत करके आ जाए इधर से उधर और इधर से वहाँ। तो इसने अपना काम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया गया। क्या किया इसने, कत्ल वारत हुई, लोग मारे गए, कत्ल किए गए, शहीद किए गए, तो फिर इस फोर्स को डिसबैंड कर दिया गया। दोनों ने मिली, उन्होंने कहा इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये तो नाकाम हो गई है। ठीक है, दोनों गवर्नर जनरल का आएगा इसमें ऑप्शन।
बट वॉज पाकिस्तान रैंक इन ग्लोबल 100 इंडेक्स में 2020 के अंदर 88 नंबर पे था, अब 106 नंबर पे है। ग्लोबल 100 इंडेक्स जो है हमारा, उसमें 2020 की बात है, ये 2025 में किधर है जी, 106 पे खड़ा है पाकिस्तान, 123 में से 106 पे। Which Pakistani scientist recently designed world first economic friendly एयरक्राफ्ट इंजन, ये भी 2020 की बात है, सारा कुरैशी। सारा कुरैशी ने ये बनाया था, करंट अफेयर है उस दौर का। इकोनॉमिक फ्रेंडली मतलब जिससे हमारा जो माहौल है, माहौल दोस्त कह सकते हैं इसे हम। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल विजिट करतारपुर कॉरिडोर, तो अंतोनियो गुतरस जो करंट हैं इस वक्त, इन्होंने विजिट किया था। ये तकरीबन बात है 2020 की बात है, 2020 में इन्होंने विजिट किया था, ठीक है, अंतोनियो गुतरस ने। 3 जून 2021 को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड दैट देश हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री, तो चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। ऐसे याद करें, WHO का आपको पता ही है 1948 में इसे बनाया गया, यूएन के अंडर ये काम करती है। हेल्थ के बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पोलियो फ्री का प्रोजेक्ट चल रहा है, पोलियो के जो खतरे छतरे हमें पिला रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वहाँ से, ये WHO का प्रोजेक्ट है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इनके, अब बहुत सारी बीमारियों के चल रहे हैं, ठीक है। इनका वैसे जनेवा में स्विट्जरलैंड में क्या है, इनका हेडक्वार्टर है। ये यूएन के अंडर क्या है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एज अ मई 2024 सरबाज खान हैज सबमिटेड डैश आउट ऑफ 13। अच्छा, अब जो है उस वक्त इसने 13 की थी, अब 14 की 14 कर ली है। अब इसने पहला पाकिस्तानी है जिसने 14 जो हाईएस्ट पीक है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, वो सारी की सारी इसने सर कर ली। ये पहला पाकिस्तानी सरबाज खान, अब 14 की 14 कर लिया इसने। उस वक्त का 2024 की बात हो रही है, उस वक्त तो 13 की हुई थी इसने, ठीक है। अब सवाल इसका इस तरह से बनेगा, विके मिस यूनिवर्स 2025। तो मिस यूनिवर्स जो है ये 1952 में शुरू किया गया था। अवार्ड देना बेसिकली ब्यूटी कंपटीशन है पूरी दुनिया में, जो लोग हैं, जो खूबसूरत लोग हैं, फीमेल जो हैं, वो इकट्ठी होती हैं, फिर एक कंपटीशन होता है, उसमें एक औरत को वो अवार्ड दिया जाता है। इस दफ़ा किसे दिया गया, फातिमा बुश इनका नाम है, ये मेक्सिको से हैं, ये मेक्सिको से हैं, ठीक है। 2025 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। देखने में तो मुझे कहीं से वो खूबसूरत नहीं लगी, आपने भी देखी होगी तस्वीर, ठीक है, पता नहीं किस बेस पे दिया है इन्होंने। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक जो होता है हमारे पास, एक जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि कार्बन है, डायमंड की शक्ल में भी है, ग्रेफाइट की शक्ल में भी है, ठीक है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर वो मौजूद होता है, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, तो लेड नहीं है, लेड का कोई ताल्लुक नहीं है प्लांट के साथ। पोटासियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पौधों को लेड की जरूरत है। मिल्क हैज़ ऑफ पीएच, मिल्क की पीएच पूछी गई 6.5 है। मिल्क की पीएच से ज़्यादा आया मुझे ब्लड की पीएच। देखिए पीएच होती क्या है, पीएच बेसिकली एक मतलब एक स्केल बनाया गया, एक पेपर टाइप आप कह लें, जिसके अंदर 14 ग्रेड बनाए गए हैं। हमारे पास कितने, 0 से लेके 14 तक हैं ग्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14, इस तरह से 14 ग्रेड। 7 को कर देगा न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल है, जिसकी पीएच 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा। इसमें से ये और ये देखें ज़रा, 7 से नीचे 0 से 7 तक हमारे पास बन जाएगा एसिडिक, एसिडिक नेचर के एलिमेंट, और ये हो जाएंगे हमारे बेसी अल्कलाइन कह लें, इनकी पीएच से भी पूछता है 7 से 14 के दरमियान में होगी वो एसिड होगा, बेस होगा वो बेस होगा। इसकी पीएच 0 से 7 के दरमियान होगी वो एसिडिक नेचर का होगा हमारे पास। तो जो पीएच है हमारे पास, मिल्क है, मिल्क की कितनी है, 6.7 है, थोड़ा सा एसिडिक कहेंगे इसे हम, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड का भी पूछता है, जो ब्लड की पीएच है वो पूछता है कितनी है जी, ब्लड की 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान में, थोड़ा सा एसिडिक मतलब बेसिक है, अल्कलाइन है, ये भी पूछा है उसने। 7.4 भी कह देगा वो आपको, 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान में हमारे पास ब्लड की पीएच होती है।
ये भी पूछ लेता है वो। द कलर ऑफ प्लांट अदर देन ग्रीन इज ड्यू टू द प्लास्टिड्स नेम एज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आप ये देखते हैं कि हमारे जो फूल हैं, देखिए तो हमारे पास पत्ते होते हैं, ग्रीन होते हैं, क्लोरोफॉर्म और वो सारा जहाँ आपने पढ़ा है उसके बारे में। लेकिन हमारे जो पौधे हैं उसके फूल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन, मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं। ठीक है, फिर फल जो लगते हैं वो भी मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ठीक है, वो जो कलर है वो कौन दे रहा होता है? बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से वो कलर होते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट ना हो तो हमारे फलों के रंग ही नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? Which of the following is used in water purification? तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुना होगा। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे आरओ प्लांट, अक्सर न्यूज़ में भी सुनते हैं जी आरओ प्लांट लगे हैं जी, आरओ प्लांट। जहाँ से आप फिल्टर का पानी लेके आती हैं वो किधर होता है? आरओ प्लांट से लेके आते हैं आप, वहाँ आरओ प्लांट लगे होते हैं। आरओ प्लांट का मतलब क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। वो जो आप पानी लेके आ रहे होते हैं जहाँ पे वो सारा रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए फिल्टर होकर आपको मिलता है। इसमें एक मतलब आप कह लें कि हाई प्रेशर के साथ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप कोई आप कह लें कि झिल्ली टाइप, मतलब है कि मतलब मटेरियल या जो जिसे फिल्टर कह लें उसमें से वो गुजारते हैं पानी को, जिससे ये होता है कि पानी के अंदर जो केमिकल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। ठीक है, वो पानी प्योर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। आरओ प्लांट याद रखेंगे आप तो याद रहेगा। ठीक है, पानी की प्यूरिफिकेशन करते हैं उससे हम। और टाइप ऑफ इलनेस इज डेंगू। डेंगू आपको पता है वायरस है, जिसे मच्छर जो है एनोफिलिस वो लेके फिर रहा होता है और आगे उसे ट्रांसफ़र कर देता है। आजकल मौसम आया हुआ है, ख्याल करें थोड़ा सा। ठीक है, एक हफ्ता बीमार होने का मतलब ये है कि आप 1 महीना पीछे चले गए, तो एहतियात करें थोड़ा सा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्लोजन पर्पज के लिए क्या यूज़ नहीं किया जा सकता? आयरन यूज़ किया जा सकता है, वुड यूज़ किया जाता है, एक पापर भी। गोल्ड नहीं किया जा सकता। सोने के कौन यूज़ करता है यार, इतना महंगी धात है। ठीक है, इस तरह अगर गोल्ड को यूज़ करेंगे तो फिर सारे दुआ करेंगे अल्लाह पाक कोई धमाका हो जाए, चलो कुछ तो गोल्ड मिलेगा हमें। ठीक है, तो गोल्ड नहीं यूज़ किया जाता, बाकी सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं लोगों को नुकसान पहुँचाने के। एक तो सस्ती हैं, दूसरा उनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो ये धमाके शमाके होते हैं उनमें यूज़ नहीं किया जाता। ग्रेनाइट इज डैश टाइप ऑफ अ रॉक। तो ये हमारे पास इग्नियस रॉक की दो टाइप है। कौन सी? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ज़मीन है, यहाँ से क्या निकल रहा है जी? लावा निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है जी? ऐसे ज़मीन के अंदर से क्या हुआ जी? अंदर लावा पका हुआ था, इसने बाहर निकलना शुरू कर दिया, ऐसे बाहर निकलना शुरू कर। अब कुछ तो अंदर ही रह जाएगा, कुछ बाहर निकल आएगा। जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा? जमना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? जमना शुरू। जब जम जाएगा इधर बाहर ही, कौन सी टाइप की बनाएगा? रॉक इग्नियस रॉक्स बनाएगा। कौन सी? इग्नियस रॉक्स। कुछ अंदर ही जमेगा, कुछ बाहर ही जमेगा आके। ठीक है, जो बाहर जमेगा आके वो होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो अंदर की तरफ जम जाएगा उसे क्या कहेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये हमारे पास ये जो है वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सेडिमेंट्स टूटेंगे यहाँ से ऊपर से और यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। एक तह बनेगी, दूसरी तीसरी इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये कौन सी रॉक्स बनेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स जो है फिर क्या होंगे जी? वक्त के साथ साथ इन पे जो है ना जी प्रेशर पड़ेगा, वक्त का जो है ना जी टाइम का प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कौन सी रॉक्स होंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। पूछता है मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनी? टेम्परेचर और जो है ना जी आप कहें कि टाइम, और जो है टेम्परेचर, टाइम और हीट। कोई टेम्परेचर में आ जाएगा, हीट की वजह से जो है ना ये क्या होगी? सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक फिर दोबारा से लावा बनता है, फिर इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो ये इस तरह से साइकिल पूरा चलता रहता है, इसे कहते हैं हम रॉक साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री भी क्लियर होगी आपकी, मेटामॉर्फिक भी, ये भी क्लियर होगी। व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ल्ड? एमएस वर्ल्ड में आपने को मैंने बताया था 500%। देखें 3-4 सवाल बनेंगे। जूम परसेंटेज 0 से 1 से लेके
400 तक। देखिए MS वर्ल्ड, MS जो वर्ल्ड है इसमें जूम परसेंटेज 1 से लेके 500 तक होगी, ठीक है। और एक्सेल में प्लस PPT में दोनों में 1 से लेके 400% तक होती है। सवाल पूछता है दोनों 1% से 400%, ये 1% से 500%, वर्ल्ड में 500% तक, एक्सेल और PPT में 400%। फिर पूछते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। तीनों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास 100%। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर खोलते हैं जो उसके अंदर मौजूद होती है ऑटोमेटिकली, आप कुछ नहीं करते, उससे थोड़ा बहुत चेंज नहीं करते, वैसे ही रखें तो 100% होगी। आप इसे बढ़ा सकते हैं 400% तक एक्सेल में और PPT में। वर्ल्ड में बढ़ा सकते हैं इसे 500% तक, कम कर सकते हैं तीनों में 1% तक इसे ला सकते हैं। मतलब जूम परसेंटेज का मतलब ये है कोई चीज़ आपको कितना बड़ा करके नजर आ रही है। जूम इन और जूम आउट आप जब तस्वीर लेते हैं तब करते हैं ना, वही जूम समझे इसे आप, ठीक है। तो 3 सवाल बनते हैं यहाँ हमारे पास। In which pen keeps specific row and column visible when you scroll the worksheet? तो फ्रीजिंग पेन में मतलब ये है इस बात का, ये हमारे पास क्या है जी, एक्सेल है। ये हमारे पास क्या है, एक्सेल की स्क्रीन है। हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है। कॉलम नंबर लिखा होता है ABCDEF, नंबर रो का 1 2 3 4, इस तरह से होते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करते हैं ना तो ये सारे जो है, ये कॉलम का जो नाम है ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं वर्टिकली, तो ये गायब हो जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे आपको। शीट बड़ी सारी होती है ना, आप स्क्रॉल करके शीट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। जब आप राइट लेफ्ट में स्क्रॉल करते हैं तो ये खत्म हो जाती है, आपको नजर नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम के नंबर और रो के नंबर मौजूद रहें तो आप क्या करते हैं, फ्रीजिंग पैन में चले जाते हैं, जिसमें आप जो कॉलम के जो नेम है और रो के जो नंबर है उसे क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। फिर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये खड़े रहेंगे अपनी जगह पे, ये आगे पीछे नहीं होंगे, ये गायब नहीं होंगे, ठीक है। तो नाम से आपको आइडिया है, फ्रीजिंग पैन, आप फ्रीज कर देते हैं इन्हें, ये अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। रो भी और कॉलम भी विजिबल रहते हैं, क्या रहते हैं, विजिबल रहते हैं। ये इसमें बात बताई गई है। विच इज बेस्ट टू इंटर द डाटा इन एक्सेल? तो इंटर की आप प्रेस कर देंगे कहीं पे भी तो आप डाटा एंटर कर सकते हैं। विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट? तो फॉर्मेट पेंटर, आपने एक फॉर्मेट जो है ना वो कहीं आपने कहीं और अप्लाई करना है, आपने मतलब फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने उस पर फॉर्मेटिंग की हुई है, मतलब उस पर बोल्ड किया हुआ है, टैग किया हुआ, उस पर कोई उसके फ़ॉन्ट शॉन्ट सेट किए हुए हैं, ये मतलब है जी आपके क्या किया हुआ है जी, फ़ॉन्ट उसके क्या हुए हैं, सेट किए हुए हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर के अंदर जाके हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेट है वो अप्लाई कर सकते हैं आगे चल के मतलब एक टेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली? तो हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं साइज़ के एतबार से। देखें, सबसे पहले हमारे पास होगा माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम PC भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। हमारा जो मोबाइल है, जो हमारा जो है ना जी, आप कहें कि लैपटॉप है, सारे ये PC हैं। सबसे छोटा ये होता है साइज़ के एतबार से, ठीक है। तो ये एक यूज़र के लिए होता है। आपका एक मोबाइल जो है एक टाइम में 2 बंदे इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे, आप 2 बंदों को बिठा दो, वो भी इधर काम करो, एक बंदे की सुनेगा मोबाइल आप। इस तरह से आपका लैपटॉप एक टाइम में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। हाँ, वो हट जाए दूसरा बैठ जाए वो एक अलग बात है। एट ए टाइम उसे एक ही बंदा यूज़ कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर को। ये उसने कहा है कि वो क्या करता है, कैन नॉट सपोर्ट द मल्टीपल यूज़र। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है, माइक्रो के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर। ये एक से ज़्यादा यूज़र के लिए होता है और ये माइक्रो से बड़ा होता है। मिनी का मतलब ये नहीं समझे कि छोटा होता है, ये नहीं होता। मिनी मतलब बाकियों की निस्बत मिनी है, लेकिन माइक्रो से बड़ा होगा ये मुख्तलिफ कंपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो मिनी कंप्यूटर एक से ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम, तीसरे नंबर पे मेन फ्रेम। इनके बारे में सवाल बनते हैं, मेन फ्रेम के बारे में बनेगा। चौथे नंबर पे हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर
मेन फ्रेम जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। साइज के एतबार से अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होगा, मेन फ्रेम होगा। नादरा जिसे यूज करते हैं मिसाल के तौर में आप कहें कि साइज के एतबार से भी सबसे बड़ा और स्टोरेज के हिसाब से भी सबसे बड़ा। नादरा के पास इतने करोड़ पाकिस्तानों का डेटा मौजूद है। आर्मी के पास इतनी सारी आर्मी है, 7-8 लाख 10 लाख 12 लाख सबका डेटा मौजूद है। तो उनके पास कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं। नादरा के पास, आर्मी के पास या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी जिसके मतलब है कि लोग हैं यूज़र हैं, वो मेन फ्रेम यूज़ करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो है इसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कहेंगे। सुपर कंप्यूटर दुनिया का मतलब सबसे बड़ा भी नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज भी सुपर कंप्यूटर की नहीं है, सबसे बड़ा भी सबसे ज़्यादा स्टोरेज भी किसकी है, मेन फ्रेम की है। सुपर कंप्यूटर का सवाल बनेगा, शेमरकर ने इसे बनाया, इसे इन्वेंट किया था सुपर कंप्यूटर को। ये जो है ना ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, इसके बारे में याद रखें। सबसे दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। कहाँ यूज़ होता है ये सवाल बनता है। एक तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, दूसरा साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। कहाँ यूज़ सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, साइंटिफिक पर्पज़ का कहता है सवाल पेपर में, और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी वो कहता है। कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तीनों चारों में फ़र्क। और शॉर्टकट की फर्क, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज़ करते हैं किसके लिए जी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपने फॉर्मेटिंग क्यों थी, आप कहते हैं यार मैं सारा खत्म कर दूँ, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के खत्म हो जाएगा सब कुछ। मतलब वो जो फॉर्मेटिंग आपने क्यों थी वो खत्म हो जाएगी। विच इज़ द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस, तो मैग्नेटिक टेप मैंने बताया था आपको, मैग्नेटिक टेप सबसे पहले आई थी। वो जो कैसेट का दौर था आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं उन्हें शायद याद होगा। इस तरह से एक रील चलती थी पूरी ना, पतली सी, एक कैसेट थी हमारे पास। हमारे पास क्या थी, कैसेट थी। उसमें हल्की सी एक क्या थी, यहाँ पे टेप इस तरह से लगी होती थी, उसके ऊपर जो प्रोग्राम था, जो वीडियो थी, जो गाने शाने जो थे वो उसके ऊपर जो है ना फीड किए जाते थे। क्या था उसका नुकसान, एक तो कमज़ोर थी, वो टूट जाती थी। तीसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट मतलब ये था कि आपने 7 गाने थे, अगर आपको 8वां गाना सुनना मतलब 7वां गाना सुनना है तो आपको पहले 6 सुनने पड़ते थे, या उसे आप पेंसिल से डाल के ऐसे घुमाते थे। टेप का जो दौर था उस दौर में तो ये सबसे सस्ती थी। उसके बाद फिर सीडी आई, मतलब फ्लॉपी डिस्क आई, फिर सीडी आई। सीडी इससे महंगी है लेकिन ओवरऑल सस्ती है। ठीक है, इस तरह से फिर आजकल आपको पता है कि हार्ड डिस्क आ गई हैं और पता नहीं SSD आ गई हैं और पता नहीं क्या क्या आ गया है। आजकल तो आप ऑनलाइन भी जो है ना जी यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी को। सबसे चीपेस्ट यही बनेगी हमारे पास। डैश आप कितनी कैसेट लेके आते थे दोस्तों, 20-25 रुपए की कैसेट होती थी। ठीक है, डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू शो अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। तो प्रिंट टाइटल जो होता है इसमें आप जो है ना जी एक्सेल में यूज़ करते हैं जनरली आप इसे। तो इसमें मतलब है कि आप देखें कि कोई भी मतलब है कि आप रो या कॉलम है उसे चाहते हैं कि वो हर एक पेज के ऊपर प्रिंट होके आए, तो आप फिर प्रिंट टाइटल में चले जाते हैं। प्रिंट टाइटल ऑप्शन इज यूज किया टू शो स्पेसिफिक रो, कोई भी रो या कॉलम, कंपनी का नाम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, तो हर एक प्रिंटेड पेज पे आपने लाना है तो आप प्रिंट टाइटल में जाएंगे। शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास कंट्रोल प्लस F2 की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। मतलब आपने देखना है कि आपका पेज जो है प्रिंट होने के बाद कैसा नज़र आएगा, जो आपने फॉर्मेटिंग की काम किया वो सही हुआ, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 में जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू वो चीज़ दिखाएगा आपको, आप देख रहे हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं की मैंने। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट होने से पहले आपने क्या करना है, उसका व्यू देखना है। ये मैथ है, मैथ के सवाल बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अलग से मैथ करवा दिया सारी बेटा आपको मैंने। सरनेम ऑफ डेली डिलेक्टेबल होता है लजीज, डिलीशियस इसका सरनेम ही पूछा हुआ था उसने। ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है ना ये जेलेसी के लिए यूज किया जाता है, जब आप किसी से क्या कर रहे हो, जेलस हो रहे हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा एक और भी है, आई एम श्योर दैट आई मीट यूर ब्रदर बिफोर। मुझे यकीन है कि मैं आपके भाई से पहले मिला हुआ हूँ। बिफोर टाइम की बात हो रही है, मतलब पहले मिला हूँ किसी टाइम।
तो ये एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा हमारे पास। एडवर्ब भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा हमारे पास ये, जिसमें आप टाइम की बात कर रहे हैं, जी मैं पहले भी आपको मिला हूं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं एडवर्ब, हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है हमारे पास? एडवर्ब जो है, चले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एडवर्ब की एडजेक्टिव की, दोनों में डिफरेंस जो है बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। एडजेक्टिव हमारे पास होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, नाउन को, हमेशा नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, या फिर प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब इसमें ब्यूटीफुल कौन है? शी है, शी के बारे में बात हो रही है। शी कौन है? ब्यूटीफुल कौन है? शी है। तो शी कौन है? प्रोनाउन है। जो चीज़ प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगी वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगी। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव होगा। शी तो प्रोनाउन है। मैं कहता हूँ इसी सेंटेंस को अगेन लिखता हूँ, ही इज अ गुड बॉय। ही का हमें पता है प्रोनाउन है, बॉय का हमें पता है नाउन है। गुड इस सेंटेंस में कौन है? बॉय है, ए है, या इज है? गुड किसके बारे में बता? गुड बता रहा है बॉय के बारे में। कौन सा बॉय? गुड बॉय। तो गुड बॉय को बता रहा है। बॉय क्या? नाउन है। जो चीज नाउन के बारे में कुछ बताएगी वो क्या होगी? हमारे पास एडजेक्टिव होगी। स्मॉल रूम, रूम क्या है? नाउन है। उसकी स्पेसिफिकेशन बताएगी, यार छोटा सा कमरा है। लार्ज हाउस। ब्लू कार, कार क्या है? नाउन है। उसकी खासियत बताएगी। कौन सी कार? ब्लू कार। ब्लू क्या है? कार को बता रहा है। क्या मतलब है? ब्लू क्या? एडजेक्टिव है। समझ आ गई? अब आ जाएगा एडवर्ब पे। एडवर्ब हमें बताएगा, एडवर्ब हमें बताएगा, एक तो वर्ब के बारे में बताएगा नंबर 1, नंबर 2 एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में नंबर 3 खुद के बारे में, एडवर्ब के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा हमें। वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में कैसे? जैसे इस सेंटेंस में कह रहा है, अब मीट जो है, बिफोर की बात हो रही है, ठीक है, बिफोर की बात हो। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं उठा के, मुझे नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। देखें एडजेक्टिव नाउन के बारे में, अगर नाउन को देखें तो आई बिफोर, ये भी आई बिफोर है या मीट बिफोर है? किसके बारे में हमें बता रहा है? बिफोर भाई पहले, पहले क्या? वो मिला है, वो मिलने के बारे में बात हो रही है। मीट, मीट क्या है हमारे पास? वर्ब है। जो चीज वर्ब के बारे में कुछ बताएगी वो हमारे पास एडवर्ब होगी। जैसे मैं कहता हूं, चले सेंटेंस देखता हूं, ही इज रनिंग फास्ट। फास्ट हमारे पास क्या है? फास्ट तेज है। क्या है हमारे पास? तेज है। क्या है? तेज। चलेगा, मैं से दोबारा से बता रहा हूं। फास्ट कौन है जी हमारे पास? किसके बारे में बता रहा है? मैं रनिंग के बारे में बता रहा है या ही के बारे में बता रहा है? इस सेंटेंस के अंदर जो फास्ट है, अगर आप इसे अलग अलग करके देखें, ही फास्ट या रनिंग फास्ट, किसके साथ, किसको एक्सप्लेन करता है? रनिंग के बारे में। दौड़ तो वो रहा है, कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ रहा है। फास्ट जो बता रहा है उसकी रनिंग के बारे में बता रहा है। तो फास्ट हमारे पास यहाँ क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि वो रनिंग, रनिंग क्या है? वर्ब है हमारे पास। वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है हमें। अगर मैं सिंपली से ऐसे लिख देता, ही इज फास्ट, अब फास्ट किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है, वो तेज है। ही क्या है हमारे पास? प्रोनाउन है। तो अब फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब हमारे पास फास्ट वहां वर्ब है या एडजेक्टिव है? क्या है वो देखेंगे, किससे, किसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? मॉडिफाई किसे कर रहा है? नाउन को कर रहा है, प्रोनाउन को कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, एडवर्ब को, वर्ब को कर रहा है, या खुद को कर रहा है? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी। तो इस तरह से जो है ना जी, आप देखेंगे कि हमारे पास एडवर्ब एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब का मैंने बता दिया जहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जैसे मैं कहता हूँ ही इज, शी इज वेरी गुड बॉय, बॉय करो, शी इज वेरी, चलो ब्यूटीफुल कर देता,
कॉम्बिनेशन नहीं सही बात रहा था, इधर शी था उधर वो है। तो चले, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल कौन है इस सेंटेंस में? शी है। कौन है? शी है। इसका मतलब ये क्या एडजेक्टिव है? अब वेरी कौन है? वेरी शी है या वेरी ब्यूटीफुल है? तो वेरी ब्यूटीफुल के बारे में बात हो रही है, क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वेरी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगी वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। उम्मीद है कुछ समझ आ गया होगा आपको। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ सेंटेंस, यूर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यूर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज, इसका मतलब ये है कि ये पैसे वैस का सेंटेंस है, इसका एक्टिव का सेंटेंस ये बनेगा। देखें जरा, द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज्ड यूर सर्विसेज। यूर सर्विसेज पहले आ गया, विल वैसे आ गया, विल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होता है, बी का इजाफा कर दिया। एक्नॉलेज का एक्नॉलेज्ड आ गया बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बनेगा इसका। इडियम आ बी इन वंस बोनेट, इसका क्या मतलब है? बी ओबेस्ड विद एन आइडिया, मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, आपसे वो भी नहीं हो रहा, आप बैठ ही नहीं रहे। कभी आप उधर जाते हैं, कभी आप इधर जाते हैं, कभी उसे बताते हैं, कभी इसे बताते हैं। मतलब किसी आइडिया को लेके थोड़ा सा पोजेसिव हो जाना, बार बार उसी के बारे में बात करना। ठीक है। एनालॉजी ऑफ कोर्ट में कौन बैठते हैं? जज बैठते हैं। हॉस्पिटल में कौन होते हैं? जी सर्जन होते हैं। ये ठीक बनेगा। चेंज द प्लीज टेक योर सीट। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिए, तीनों ठीक है बेटा, ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। ये इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने इसे चेक किया है। देखिए ये ठीक है। आप जब भी करते नहीं है, हमारे पास बेसिकली सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसे हम लेट से बना के करते हैं। पहले हम लेट से करते हैं, लेट करेंगे इसे हम, फिर यूर सीट आ गया, यूर सीट इजाफा किया हेल्पिंग वर्ब का, बी का, फिर आगे वर्ब की तीसरी फॉर्म बी सीटेड। प्लीज शरीर जिस तरह के लफ्जों को खत्म कर देते हैं जब हम लेट से बनाते हैं। ठीक है, ये ठीक है हमारे पास, लेट यूर सीट बी टेकन। ओके है। यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगाया, ये भी हमने टू लगा के बनाया। ठीक है। टू टेक यूर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, हमने हेल्पिंग वर्ब ये लगाया, वर्ब की तीसरी फॉर्म ये लगाई। टू टेक यूर सीट, ये भी ठीक है। प्लीज बी सीटेड, ये भी ठीक है। तीनों ठीक है बेटा। प्लीज बी सीटेड वही बात उसने की है, बी भी लगाया हुआ, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा, वर्ब की तीसरी फॉर्म भी लगाई हुई। मेन जो चीज़ देखनी है हमने, इसमें मैंने बताया था, हमने देखना है कि इजाफा देखना है हेल्पिंग वर्ब का किया है नहीं किया, दूसरा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है कि नहीं लगी है, पैसे वाइज के सेंटेंस वो देखना है। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, ऑल ऑफ दिस ठीक होना चाहिए इसका। सरनेम ऑफ टेरेंट, टेरेंट कहते हैं जालिम को, जाबिर को, टेरेंट किंग, जालिम बादशाह। ठीक है, तो डिक्टेटर टाइप लफ्जी मतलब इसका होता है जालिम, डिक्टेटर जो किसी की ना सुने, डिक्टेटर ठीक है इसके लिए। फाइंड आउट द टर्न डाउन, ये टर्न डाउन है, टर्न डाउन नहीं, टर्न डाउन है। ये टर्न डाउन को रिजेक्ट करना, इग्नोर करना, रिश्ता वापस भेज देना, रिजेक्ट करना। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत बार रिजेक्ट हुए होंगे। चलें जाके चलते हैं। टर्न डाउन कर दिया, जिसने मुझे टर्न डाउन कर दिया। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस टू हिम। अच्छा, इसमें आई एम वेरी ओब्लीग टू हिम या मच ओब्लीग आएगा? मच ओब्लीग आएगा क्योंकि ओब्लीग होता है, आप कहें कि ताबेदारी। अब ताबेदारी को आप तोल तो नहीं सकते, एक दफ़ा ताबेदारी, एक दो ताबेदारी, तीन ताबेदारी। ताबेदारी जो होती है वो ताबेदारी होती है, मतलब आप ये कह लें कि हमारे पास कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ताबेदारी, उसके साथ मच आना चाहिए, वेरी लगाते हैं हम काउंटेबल के साथ। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ओल्ड मैन ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन होगा जी। अगर कोई बंदा फिजिकली अंधा हो जाए किसी एक आंख से तो ब्लाइंड इन कहेंगे उसे हम। अगर नज़रअंदाज कर दे, ब्लाइंड टू कर लेते हैं हम ना। आपने किसी की कोई जुर्म देखा, अगर आपने अनदेखा कर दिया, अंधा कर दिया, मतलब आपने इग्नोर नहीं किया, फिर ब्लाइंड टू कर लेंगे उसे हम, अनदेखा कर देना। डैश डिस्क्राइब ओनली द स्टेट रेदर देन द एक्शन। तो स्टेटिव वर्ब जो होते हैं हमारे पास, स्टेटिव वर्ब होते हैं जिसमें कोई मतलब है कि जो वर्ब होते हैं उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है,
तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास जो है जी जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में नहीं हो रहा होता। स्टेटिव वर्ब जो होते हैं जिस तरह लाइक है जी, आई लाइक हिम, तो इसमें कोई हरकत नजर आई है आपको? ठीक है, जिसमें मतलब है कि आप ऐसा वर्ब जिसमें उसमें कोई एक्शन होता हुआ नजर आना है, स्टेटिव मतलब उसमें आप ओनली स्टेट जो स्टेट हालत के बारे में, शी इज़ ब्यूटीफुल, इस हमारे पास यहाँ क्या स्टेटिव वर्ब हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है जी, कोई मतलब है कि एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया हमें। ठीक है, मतलब इसकी स्टेट को बता रहा है, उसकी कंडीशन को बता रहा है। आगे है जी हमारे पास फैक्टलेस। फैक्टलेस का जो है ना जी क्या पूछा है जी उन्होंने हमसे, सूटेबल एंटोनेम पूछा है। फैक्टलेस को मैंने सर्च किया है तो केयरफुल मुझे इसका मिला है एंटोनेम, लेकिन इसका फैक्टलेस का होता है वर्थलेस होना, मतलब किसी चीज़ का यूजलेस, वर्थलेस, इस तरह का। इसे आप सर्च कीजिएगा, मजीद देखिएगा, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें हमारे पास जो पंक्चुएशन है डोंट यू गेट दिस, डोंट यू गेट दिस, ठीक है। ये बस हमने क्या किया, इसमें सवाल निशान लगाया, डोंट यू गेट दिस, बाकी हमने ठीक किया इसे। हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर एहराम, एहराम हमेशा मीकात पे बांधा जाता है। मीकात वो जगह है जहाँ एहराम बांधा जाता है। हाजी जो वो कपड़े पहनते हैं ना जी, मतलब वो जो अनस्टिच जो कपड़ा उसने पहनना होता है पहले वो हज के लिए या उम्रे के लिए, उसे मीकात कहते हैं। मीकात के मकाम पे बांधते हैं हम कपड़ा। व्हाट इज द नेम ऑफ होली प्रॉफेट अंकल? अबू तालिब, अब्द मनाफ या इमरान, दोनों नाम थे इनके। इमरान भी इनका नाम था और अब्द मनाफ भी था। तो सूरा वाज रिसाइटेड बाय होली प्रॉफेट एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, तो सूरा यासीन की तिलावत फरमा रहे थे। आप देखें, फतेह मक्का के टाइम में सूरा फतेह की तिलावत फरमा रहे थे। हिजरत के वक्त सूरा यासीन की। वाक़या ताइफ की तरफ जब सफ़र करके गए तो सूरा जिन की तिलावत फरमा रहे थे। तीनों सवाल बनते हैं। वज़ू और तयम्मुम वाला मेंशन, वज़ू और तयम्मुम का जो जिक्र है सूरा माइदा, माइदा में जो है ना दस्तरखान, दस्तरखान का मतलब है कि पाकिज़गी के जो मामलात हैं, तयम्मुम, वज़ू, सारा सूरा माइदा के अंदर मौजूद है। अबू हुरैरा के मखतूत दस्तियाब है मक्का और मदीना में हैं जी। अबू हुरैरा साहब आपको पता है बिल्लियों के बाप भी कहते थे इन्हें, तो ये साहबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस लिखी हैं। Among the following prophets whose nation was awarded with मनोसलवा, तो मनोसलवा जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे उतारा गया था। इसमें एक चीज़ और लिखता है जो पेपर में मैंने सवाल देखा है, वो ये सारी कहानी बताएगा जी, जो है ना जी कौम थी जी जिसके ऊपर मनोसलवा उतारा गया। नहीं, वो कहता है बनी इसराइल की कौम पे मनोसलवा उतारा गया। तो बताएं इसराइल की जो कौम है बनी इसराइल, ये किसकी कौम थी? क्या कहा उसने? उसने कहा आगे जी बनी इसराइल की कौम पे मनोसलवा उतारा गया, ठीक है, या मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ इस तरह से कहा उसने। उसने कहा आगे बनी इसराइल की कौम पे जो है जी मनोसलवा उतारा गया। पता है बनी इसराइल की जो कौम थी किस पैगंबर की कौम थी? अब उसने मनोसलवा की कहानी सुना के वो बनी इसराइल पे पहुंच गया। तो बनी इसराइल जो कौम थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का ही टाइटल क्या था? इसराइल था। अगर वो सिर्फ जिस तरह से ये सवाल दिया गया कि मनोसलवा किसकी कौम पे उतारा, बनी इसराइल का जिक्र ही नहीं है, तो फिर डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम आएगा। बनी इसराइल की कौम में ही याकूब अलैहिस्सलाम आए, इसहाक आए, हज़रत यूसुफ आए, फिर हज़रत मूसा आए, फिर दाऊद, सुलेमान, ये सारे बनी इसराइल में ही आते रहे। लेकिन बनी इसराइल की शुरुआत जो हुई वो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से हुई। उनकी कौम को, उनके बेटों से जो आगे चली नस्ल, उसी को बनी इसराइल कहा गया था। बात को समझिएगा, दोनों में फ़र्क है। शादीशुदा जानी की इस्लाम में क्या सज़ा? रजम है। रजम का मतलब यह है कि पत्थर मार मार के मार दिया जाए। मतलब ये है कि जो जिना करता है शादीशुदा बंदा, उसका क्या है जी? पत्थर मार मार के मार दिया जाए। आगे चलती हैं जी। द पायस इस्लाम में खिलाफत ऑफ रशदुद्दीन लास्ट, अच्छा ये जी खिलाफत राशिदा का कब से कब तक चली? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेके 632 से लेके 661 तक चली, हज़रत अली की शहादत तक। उसके बाद फिर बनो उमैया के पास चली गई थी गवर्नमेंट, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर हज़रत हसन का 6 महीने का टेन्योर भी ऐड कर लेंगे तो हज़रत हसन की शहादत तक हो जाएगी। हज़रत चंद परिंद जिन्होंने किस नबी की किताबें फरमाती, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। चंद परिंद सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताबें थी, इनकी फ़ौज में शामिल थे, की फ़ौज का हिस्सा हुआ करते थे। आप इनसे बात क्या करते थे। हुदूद का वाक़या सारा आपने पढ़ा होगा, जो ख़त लेके जाते हैं मलका बल्कीस के लिए। अच्छा, ये बाकायदा हाजिरी लगाया करते थे परिंदों की। ठीक है, एक दिन हुदूद नहीं थी, बुला लिया जी किधर गई थी। उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसे मुल्क में गई जहाँ की औरत कुरानी करती है और वो सूरज की पूजा करती हैं। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख़त दिया, कहा जाओ उधर मेरा ख़त पहुँचा के आओ। फिर वो सारा वाक़या है। जो हदीस ताबई से बयान हो उसे क्या कहेंगे, हदीस मकतू कहेंगे, मकतू। ठीक है। और हदीस मौकूफ़ जो है, जो सहाबी पे एंड हो, और हदीस मरफू ऐसी है जो डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक से बयान हो, मतलब उनकी तरफ इशारा करे। और हदीस मौजू होती है झूठी हदीस, तो घर के ऐसे डाल दी जाए किसी के ऊपर। ठीक है। अल्लामा इकबाल शनास शख्सियत कहते हैं। रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब को क्यों कहते हैं उन्होंने इकबाल शनास, उन्होंने इकबाल के ऊपर काफ़ी बात किया है, बड़ी रिसर्च की उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके खतूत किताबों के बारे में। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इकबाल शनास शायर। फरीद हुसैन बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है, रिपीटेड सवाल है, सब्ज़ कदम होना मनहूस होना। सब्ज़ कदम होना मनहूस होना, इसका मतलब होता है शायर इनकलाब, जोश मली आबादी। जोश शायर इनकलाब, इनकलाब लाने के लिए क्या चाहिए जी, जोश चाहिए। जोश होगा तो आप इनकलाब लेके आएंगे ना, अपनी ज़िंदगी में लेके आए या फिर कहीं और लेके आए, तो शायर इनकलाब जोश मली आबादी को कहा जाएगा। कवायद की रूह से कायद आज़म क्या है, खत्ताब है। अब कायद आज़म खत्ताब है। ठीक है, कायद आज़म जो है जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा दिया है, तो खत्ताब वो होता है जिसे गवर्नमेंट दे। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया था इसे, उससे पहले ये रकब था। 1947 12 दिसंबर 1947 से पहले। रिश्ते का तुम ही नहीं उस्ताद, तुम ही उस्ताद नहीं हो खालिद, कहते हैं किसी दौर में कोई मीर भी था। पूरा शेर है, तो इकबाल ने मीर के बारे में लिखा था, मीर तकी मीर के बारे में। रिश्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो खालिद, कहते हैं किसी दौर में कोई मीर भी था। तो मीर तकी मीर एक ज़बरदस्त शायर, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया बेसिकली किताब गालिब साहब ने। हयात सादी बेसिकली हयात से आपको आइडिया हो रहा है ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी का सवाने उम्री उनकी है। ग्रेज का ताल्लुक इस सरफ से है, कसीदा से। ग्रेज बेसिकली ऐसे सरफ होते हैं जिसमें आप एक नज़म लिख रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप एक मौजू के ऊपर जा रहे हैं, कंटेक्स्ट में जा रहे हैं, आप उससे हट के कोई बात कर दें। ठीक है। ज़मीन का गास होना मतलब मुसाफिर होना, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो लंबा सफ़र करना, ज़मीन का गज़ होना, लंबा सफ़र करने वाले का रिसाला मजला फ़नून किसकी अदालत में शाये हुआ था, अहमद नदीम कासिमी। ये रिपीटेड सवाल है। रिसाला मजला फ़नून जो था ये अहमद नदीम कासिमी की अदालत में जारी किया था। ये बेटा आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना जी इससे फ़ायदा हुआ होगा। पेपर सारे अटैम्प्ट किया करें और मैथ साथ साथ करते जाएँ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।